हम किसी राजनीति में नहीं पड़ने वाले, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी मनोवैज्ञानिक वजह हैं जो उनके फैसलों को ड्राइव करती हैं। शुरुआत करते हैं उस एक विचार से जो उनके बचपन को पूरी तरह से डिफाइन करता है। सोचिए, 13 साल की उम्र में न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी के सख्त अनुशासन के बीच उनके मन में एक बात गहराई से बैठ गई। दुनिया कमजोर लोगों को कुचल देती है। और सच कहूं तो यही वो सोच है जो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इंजन बन गई, एक ऐसी सनक जिसने उन्हें हमेशा जीतने के लिए प्रेरित किया। अब इस पूरी मानसिकता को सही से समझने के लिए हम उनके जीवन को 6 अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखेंगे। अर्ली लाइफ एंड डिसिप्लिन, द रियल एस्टेट एम्बिशन, राइज, फॉल एंड कम बैक, द पॉलिटिकल अर्थक्वेक, प्रेसिडेंसी एंड कंट्रोवर्सीज, और आखिर में द अनयील्डिंग लेगेसी। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, अर्ली लाइफ एंड डिसिप्लिन, द मेकिंग ऑफ अ माइंडसेट। देखते हैं कि कैसे उनके शुरुआती माहौल ने उनके सख्त चरित्र को गढ़ा। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि एक ही घर में दो बिल्कुल अलग शख्सियतें कैसे पनपी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बेहद आक्रामक और कॉम्पिटिटिव नेचर था, तो दूसरी तरफ उनके बड़े भाई फ्रेड जूनियर, जो बहुत शांत स्वभाव के थे। फ्रेड जूनियर को शराब की लत लग गई और बहुत कम उम्र में ही उनका दुखद निधन हो गया। इस ट्रेजेडी ने ट्रंप को इतना झकझोर दिया कि उन्होंने उसी पल शराब और सिगरेट से हमेशा के लिए तौबा कर ली और किसी भी कीमत पर सफल होने के अपने इरादे को पत्थर की लकीर बना लिया। 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क के क्वींस में उनका जन्म हुआ। फ्रेड और मैरी एन ट्रंप के घर पली बड़ी एक सुख सुविधाओं वाली जिंदगी से निकलकर 13 साल की उम्र में मिलिट्री एकेडमी के कठोर अनुशासन तक पहुंचना, ये सफर साफ दिखाता है कि वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस में कदम रखने से पहले ही उनके इरादों की नींव कितनी मजबूत हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, द रियल एस्टेट एम्बिशन, कॉन्करिंग मैनहट्टन। यहाँ से देखते हैं कि कैसे उनका ये जुनून बिजनेस की दुनिया में तब्दील हो गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ट्रंप सिर्फ अपने पिता के मिडिल क्लास हाउसिंग बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। उनका विजन बिल्कुल अलग था। उन्हें बाहरी इलाकों में घर नहीं बनाने थे, बल्कि मैनहट्टन के बिल्कुल बीचों बीच हाई एंड और फ्लैशी लग्जरी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनना था। इस विजन की पहली बड़ी झलक 1970 के दशक में दिखी, जब न्यूयॉर्क भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उन्होंने पुराने कॉमोडोर होटल को टारगेट किया। आलोचकों ने कहा कि यह सरासर पागलपन है, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। गवर्नमेंट से टैक्स में छूट ली, बैंकों से लोन पास करवाए और उस पुरानी इमारत को शानदार ग्रैंड हयात न्यूयॉर्क में बदल दिया। और फिर आया 1980 का दशक, जब ट्रंप टावर खड़ा हुआ। चमकदार शीशों और सोने जैसी सजावट से भरी ये इमारत उनके ब्रांड का एक जीता जागता मॉन्यूमेंट बन गई। इसी दौर में इवाना ट्रंप के साथ उनकी शादी हुई और उनके 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक। अब आते हैं 1990 के दशक पर, हमारे तीसरे सेक्शन में, राइज, फॉल एंड कम बैक, द टेस्ट ऑफ रेजिलियंस। ये वो दौर था जहां एक बहुत बड़े एक्सपेंशन के बाद अचानक सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। अरबों डॉलर का वो जो हैरान करने वाला आंकड़ा है ना, ये उस भारी कर्ज को दिखाता है जो उन्होंने ट्रंप ताजमहल जैसे भव्य कैसीनो बनाने के चक्कर में ले लिया था। 1990 का आर्थिक संकट आया और ये पूरा का पूरा अंपायर डगमगाने लगा। कैसीनो बिजनेस डूब रहा था। इसी दौरान इवाना के साथ उनका तलाक और मार्ला मेपल्स के साथ उनका रिश्ता लगातार अखबारों की सुर्खियां बन रहा था। ऐसे माहौल में मीडिया ने तो जैसे अपना फैसला ही सुना दिया था, ट्रंप फिनिश्ड, मतलब अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो हार मानने वालों में से कहाँ थे? उन्होंने एक ऐसा पैंतरा चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, रियलिटी टेलीविजन। उनका शो द अप्रेंटिस एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ। उनका डायलॉग "यू आर फायर्ड" पूरे अमेरिका का नेशनल कैच फ्रेज बन गया और रातों रात उन्होंने अपना सुपरस्टार स्टेटस वापस हासिल कर लिया। यहाँ से कहानी एक नया और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। सेक्शन 4, द पॉलिटिकल अर्थक्वेक, डिफाइंग द ऑड्स। देखते हैं कि कैसे टीवी की ये शोहरत आधुनिक इतिहास के सबसे हैरान करने वाले राजनीतिक सफर में बदल गई। जब 2015 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो सच मानिए शुरुआत में दुनिया ने इसे एक मजाक ही समझा था। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के उनके स्लोगन और बिल्कुल अनफिल्टर्ड बेबाक अंदाज ने लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लिया।
उन्होंने मीडिया के नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए ट्विटर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और रोजाना की न्यूज साइकिल पर कब्जा कर लिया। 2016 के चुनाव में दिग्गज राजनेता हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ खड़े होने पर हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या एक रियलिटी टीवी स्टार वाकई एक इतने अनुभवी राजनेता को हरा सकता है? लगभग सारे सर्वे और एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे थे कि उनकी हार पक्की है। पर चुनाव की रात सारी भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गईं। एक के बाद एक राज्य जीतते हुए वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इस एक जीत ने राजनीति के सारे पुराने नियम तोड़ दिए और पूरी दुनिया को जैसे सदमे में डाल दिया था। अब बात करते हैं उनके कार्यकाल की। सेक्शन 5, प्रेसिडेंसी एंड कंट्रोवर्सीज, एन अनकन्वेंशनल टर्म। ये दौर भारी ध्रुवीकरण और बिल्कुल अलग तरह के शासन के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर भी उनका वो आक्रामक अंदाज बिल्कुल नहीं बदला। चीन पर कड़ा रुख अपनाना हो, मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की जिद हो या आलोचना करने वाले मीडिया को लगातार फेक न्यूज कहना हो, एक तरफ उन्हें एक बेहद मजबूत नेता माना गया तो दूसरी तरफ एक खतरनाक ताकत जिसने लोगों की राय को दो अलग अलग ध्रुवों में बांट दिया। अगर हम 2020 से जुड़े घटनाक्रम पर नजर डालें तो कार्यकाल का अंत बहुत उथल-पुथल भरा था। कोविड-19 महामारी का भारी प्रकोप, जो बाइडेन से चुनाव हारना और फिर अपनी हार को किसी भी कीमत पर स्वीकार न करना, इन सब का नतीजा निकला 6 जनवरी 2021 को, जब समर्थकों की भारी भीड़ ने यूएस कैपिटल में घुसकर जो हिंसा की, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और अब हम आ गए हैं आखिरी सेक्शन पर, द अनयील्डिंग लेगेसी, द ड्राइव टू कॉन्कर। आज के समय में इस पूरी कहानी का असर क्या है, आइए देखते हैं। आज इतने सारे कोर्ट केसेस और मीडिया के तीखे हमलों के बावजूद वो राजनीतिक अखाड़े से हटे नहीं हैं। उनकी वो पुरानी फितरत कि हार तो किसी भी हाल में माननी ही नहीं है, उन्हें लगातार वापसी की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करती है। वो अभी भी सिस्टम के बीचों बीच पूरी मजबूती से डटे हुए हैं। अगर सोर्स मटेरियल को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो आज समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक बहुत बड़े वर्ग के लिए वो एक ऐसे हीरो हैं जो उनके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरों के लिए वो एक विलन है जो पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, कोई उन्हें प्यार करे या उनसे नफरत करें, इतिहास शायद ही कभी ऐसे लोगों को पैदा करता है जो इतने बेबाक और अडिग हों। उनका ये बार बार गिरना और फिर से खड़ा होना आज की इस मॉडर्न दुनिया के बारे में आखिर क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है ना?